हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप देख रहे हैं द चंडिका डिवोशन हब रौनक के साथ में। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अघोरी बाबा के लाख रोकने के बावजूद भी वो चारों दोस्त अपने मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे। अच्छा, आप लोग अगर वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। और हाँ, वीडियो में एंड तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये चारों दोस्त दबे पाँव उस लड़की के पीछे पीछे जा रहे थे और वो इन लोगों को जान रही थी कि पीछे से कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर भी शायद इन लोगों का मुकद्दर कुछ तय था, जिसके एवरेज में वो कुछ रिप्लाई या जवाब नहीं देती है इन लोगों को। वो अपने कबीले तक लेकर के इन लोगों को जाती है और वहाँ इन लोगों का मुलाकात उस लड़की के बोले या उस कबीले के मुखिया से होता है, जो कि एक लेडी ही थी और ये छिन्नासारी संप्रदाय के लोग थे। तो इनकी जो हेड थी वो थोड़ा बहुत हिंदी बोलना जानती थी, तो जिसकी वजह से इन लोगों का थोड़ा सा तो परेशानी आसान हो गया। अभी यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है, तो ये लोग अभी कुछ अपने वार्तालाप कर ही रहे थे। इन लोगों से पूछा गया कि आप दरअसल क्यों आए हैं, तो ये लोग दंडवत होकर प्रणाम किए। जो भी अपनी थी दास्तान को सुनाए, वो बोले कि हम लोग भी ये सीखना चाहते हैं। तो मुस्कुराते हुए बोले कि सिखा दूंगी, पर एक शर्त है। अभी इतना इन लोगों का शर्त का वातावरण में, मतलब अभी आगे बढ़ने ही वाले थे शर्त के बारे में वार्तालाप करते हुए, कि तभी एक आता है व्यक्ति और बोलता है कि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा चल करके उनका आप इलाज कर दो। इतना सुनते ही वो चले जाती हैं और इनके साथ में इन लोगों को भी बोलती है कि चलेंगे अगर आप लोग भी तो चल सकते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा, कुछ समझने को भी मिल सकता है। तो बोले ठीक है। ये लोग जाते हैं, वहाँ पर कुछ क्रियाएँ होती है, जो कुछ भी देखते हैं इन लोगों को बहुत ही अचंभा होता है कि कुछ छोटी मोटी क्रियाएँ करती है और जल पढ़ करके देती है और पीते के साथ में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। और थोड़ी देर पहले जिस लड़की को 102 103 बुखार था, वो मात्र इतने करने मात्र से ही बिल्कुल ही स्वस्थ हो गई, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। तो इनका जिज्ञासा और बढ़ जाता है और ये लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत ही ज़्यादा जानकार हो। तो बोलते कुछ नहीं, सब महामाई की इच्छा है, सब माँ का की इच्छा है। कहते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं कबीले की तरफ और उस दिन का रात इन लोगों का वहीं गुजरता है। अगले दिन इन लोगों से वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप में वो बोलती हैं कि सिखा तो दूंगी, किंतु यहाँ पे ही आपको हमारी एक शिष्या से शादी करके रहना होगा। ये सुनकर के चारों के चारों डर जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, कि हमारे भी माता पिता हैं, हमारे भी परिवार हैं, तो उन लोगों को हमने छोड़ के आया है, तो हम तो यहाँ आए हैं जानकारी के लिए, जन कल्याण के वास्ते सीखने को। तो 1 मिनट के लिए वो राजी हो जाती है, बोलती है ठीक है सिखा दूंगी, पर कुछ चीज़ें आपको मैं नहीं बता सकती, और जो कुछ बताने लायक है वो तो मैं बता सकती हूँ। ऐसे करके दिन गुजरता जाता है, धीरे धीरे समय बदलता है, काफ़ी कुछ ये लोग सीख जाते हैं और इन्हीं उतार चढ़ाव में कब 2 साल बीत जाते हैं इन लोगों को पता नहीं चलता। हालांकि अघोरी बाबा जिस कारण से इन लोगों को रोक रहे थे, इन लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे इन लोगों के साथ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे कठिनता को पार करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। एक समय ऐसा आता है कि इन लोगों को लगता है कि हम लोग तो इतने हो ही चुके हैं अब कि कहीं जा सकते हैं। ये लोग माँ काली के अप्रतिम आशीर्वाद से बहुत सारी सिद्धियाँ भी प्राप्त कर चुके होते हैं और लोगों की मन पढ़ना भी इनको आ चुका होता है। तो जब इतने जानकार हो गए थे तो सोचे चलो एक बार क्यों ना हम ट्राई करें। और सन 2006 या 2007 के आसपास की ये बात होगी। ये लोग चलते हैं फिर उसी जंगल की ओर और ये लोग बोलते हैं इस बार उन बाबा जी को ढूंढते हैं जो ने बाबा जी ने तुझे ठीक करा था। तो उसने बोला कि हाँ क्यों नहीं, चल। तो रमेश जाता है पहले उस जगह पे, तो ना तो उसे वो कुटिया मिलते हैं जिस बाबा जी वहाँ पे रहते थे, जो बाबा जी जिसे प्रथम मुलाकात इनकी हुई थी। तो ये पूरे अचंभा में आ गया। तो सेकेंड जो बाबा जी से मिले थे उनके पास जाने का ये लोग प्लान बनाते हैं, सारा रेशियो तय करते हैं और फिर वहाँ जाते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं ये लोग
तो इन लोगों को पता चलता है कि ना तो ये बाबा जी रहे ना वो बाबा जी रहे। उनके एक शिष्य थे, उनसे सारा बात पता चला कि दरअसल उन लोगों का उम्र पूर चुका था, उनकी 1 महीना पहले ही देहांत हो गई है। ये बेचारे सोचे कि शिष्य से कुछ मिल जाए, तो शिष्य से उन्होंने अपने वक्तव्य बताए कि ऐसा ऐसा हो रखा था, ऐसे ऐसे उन्होंने ठीक करा। उन्होंने बोला कि मेरे को भी ये विद्या सिखाई गई है, अगर सिखाई गई होती तो मैं आप लोगों को निसंकोच दे सकता था। मेरे पास वाकई में कुछ चीज़ें हैं, अगर आप लोग लेना चाहो तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ से भी इन लोगों को कुछ ज्ञान मिल जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, इस क्रम में इन लोगों की मुलाकात होती है एक और नए यूँ बोले कि या तो उस लाइन में वो भी एंटर ही कर रहा था, पर इन लोगों से तो ज़्यादा ही समझ रहा था। वो मिला उस व्यक्ति का नाम शुभम था। अब शुभम इन लोगों को क्या बोलता है कि मैं आप लोगों को एक जगह ले चल सकता हूँ। अच्छा, ये लोग जो यात्रा कर रहे थे तो प्रथम पड़ाव ये लोग बूढ़ा मयांग के आसपास में थे, ठीक है, और इन लोगों को अभी जाना था त्रिया मयांग। ये लोग शुरुआती दौर में पहले राजा मयांग से होते हुए बूढ़ा मयांग पहुँचे और अभी त्रिया मयांग के खोज में थे। तो शुभम बोलता है कि मेरे को इसका थोड़ा थोड़ा रास्ता का ज्ञान है, अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, बट मेरे पास में थोड़ा खाने और ऐसी की प्रॉब्लम है तो सामग्री की, तो क्या आप लोगों के से मुझे कुछ मदद मिल जाएंगी। तो ये लोग बोलते हैं क्यों नहीं, ऑफकोर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब 4 जन हैं तो 1 जन और बढ़ जाए। रमेश बोलता है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हल्की हो जाएंगी आपके आने से। तो शुभम बोलता है कि ठीक है। तो जैसा कि राजा मयांग में आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और बूढ़ा मयांग से भी आप लोगों को बहुत कुछ मिला है, तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ, बट आपको कैसे पता। तो अरे छोड़ो, हम तो बहुत कुछ जानते हैं आप लोगों के बारे में, आप लोग मेरे को नहीं जानते हो। ये शुभम कौन है? तो इन लोगों का सारा राज जान रहा है, बट शुभम का राज ये लोग नहीं जान रहे हैं। अच्छा, समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा कि शुभम कौन था और क्यों आया था। देखिए, बस इतना समझिए कि कोई भी साधु संत, अघोरी, अवघड़, ठीक है, या कोई भी ऐसा महात्मा जो कि जन कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर चुका है, और अगर उसके नज़र में आप आ जाते हो तो बड़ी बड़ी संकटों से रक्षा कर सकता है वो, और ऐसा समझो कि आपका उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। और शायद इनका किसी ऐसा ही महात्मा से सामना हो गया था। तो शुभम जैसा कि इन लोगों को अब गाइड करना शुरू कर चुका था, और शुभम इन लोगों को बूढ़े मयांग से आगे लेकर के जाता है। ये लोग घने जंगल में घनघोर स्थिति में पहुंचते हैं रात को। वहाँ पे एकदम सा सन्नाटा, और ना दिन का पता चलता ना रात का पता चलता, ऐसे जंगल, और चारों ओर जंगली जानवरों, शेर, बाघ की, चीता की आवाज़ें और भयावह स्थिति, ठीक है। ऐसी स्थिति इन लोगों के सामने क्रिएट हुई। अब ये लोग थोड़ा थोड़ा डरने लगे हैं, हालांकि कलेजा इन चारों के पास बहुत है, पर अब थोड़ा थोड़ा कांपने लगे हैं। तो ये शुभम से बोलते हैं, अरे भाई, तुमने मेरे को मार तो नहीं भटका दिया, क्योंकि अभी तक हम जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते में थोड़ा थोड़ा सूरज की भी तो रोशनी दिख रही थी, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। शुभम मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो, तुम लोगों के गंतव्य तक तो ज़रूर लेके जाऊँगा। ये बेचारे चुप हो गए, क्योंकि जिसे नॉलेज है ज़्यादा तो बात तो उन्हीं की माननी पड़ती है ना, और एक्सपीरियंस में जो ज़्यादा है, अनुभव में जो ज़्यादा है, तो एक प्रकार से समझो तो उसके लिए उस समय वरदान से कम नहीं होता है। ये चारों अब अपने किस्मत के भरोसे और भगवान के नाम लेकर के आगे बढ़ चुके थे, अपनी सिद्धियों का चमत्कार दिखाते हुए, बहुत सारे संकटों की नोक झोंक से बचते हुए ये लोग एक पहाड़ी चढ़ने लगे। तभी शुभम बोलता है कि देखो, रात हो चली है, आप इससे उधर कल नहीं जाओगे, ठीक है, जब तक कि मैं वापस ना आऊँ। और शुभम कहीं चला जाता है। बोलते कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं थोड़ा कुछ ये साधन वगैरह करने जा रहा हूँ, मैं सुबह को मिलूँगा। तो बोलते हैं सब ठीक है। अच्छा, ये सुबह में क्या करता है दीपक सोचता है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो इसने बोला कि इधर नहीं जाना है, हम तो इधर जाकर देखेंगे ही देखेंगे। दीपक उधर जाकर देखता है
पहाड़ के चट्टानों से होते हुए जब वो थोड़े से एक फाफड़ी टाइप की बनी हुई थी। अच्छा, पहाड़ जोतना जानते हो ना, जैसे राजस्थान में जो लोग रहते तो पहाड़ जोत कर खेती करते, तो कितनी कठिन होती है वो खेती। बिल्कुल यहाँ पहाड़ जोतने की खेती हो रही थी और एक दिगंबरी भैरवी थी जिनको सहृदय प्रणाम है। वो अपने साथ एक बैल रखी हुई थी और खेत को अकेले ही जोत रही थी। पूरा लगभग खेत जुत चुका था तो वो अपने कुटिया से एक धनुष निकाल कर लाती हैं और बीच खेत में खड़े होकर कुछ पढ़ते हुए आकाश में बाण को छोड़ते हैं। तो जब वो ऐसा करती है तो अचानक से जितने दूर उसका खेत है उतने दूर में बारिश शुरू हो जाता है। ये देख के बहुत ही चंबा में आ जाते हैं, कह रहे ये क्या हुआ। कुछ समय बाद जब घुटने तक पानी आ जाता है तो फिर से ऐसा ही एक बाण निकाल के करती है और वो बारिश बंद हो जाता है। ये बेचारा चुपचाप दबे पाँव वहाँ से वापस आता है और शुभम को, जब शुभम आ चुका था जब तक और इसकी खोजी चल रही थी कि दीपक कहाँ गया है, तो दीपक ने सारी घटना का वृतांत सुनाया। ये सुनकर शुभम गुस्सा जाता है, बोलता है हमने मना करा था ना उधर जाने को तेरे को। और छोटे एक बात और, अगर वो उसे भनक भी लग जाता ना कि तू वहाँ से उसे सब कुछ देख रहा है छुप छुप गया, तो आज तू तो गया था। तू शुक्र मना कि भगवती की तेरे ऊपर कृपा है कि तू बच गया। तो उसने बोला कि मैं तो सीखना चाहता हूँ, अपने शिष्य को थोड़ी मारेंगी। तो बोलता है कि बच्चे वो किसी को शिष्य नहीं बनाती, और रही बात बनने की तो उसके लायक योग्यता भी तुम्हारे अंदर अभी नहीं है। बोला कि मतलब नहीं समझा है, तो समझोगे समय आएगा तो सब समझोगे। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से। हम त्रिया राज में लगभग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से कुछ दूरी पे जो है एक गांव है। तो ये बोला ठीक है, और त्रिया मयांग हम लोग जालेंगे। और त्रिया मयांग जा करके एक बात याद रखना कि कभी भी वहाँ पे अगर कुछ तुम्हें कुछ शर्त दे, जैसा कि शर्त तुम्हें वहाँ मिला था, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी नकार देना जैसे तुमने वहाँ नकारा था। बोलता है कौन सी शर्त और कहाँ पे? रमेश को बोला शुभम, अरे आप इतनी जल्दी भूल जाते हो, आप जब कबीला ज्वाइन करे थे तो आप लोगों के साथ एक शर्त रखी गई थी, क्या आपने उसे स्वीकार करा था? रमेश ने बोला नहीं हम चारों में से किसी ने स्वीकार नहीं करा था उस शर्त को, और वैसे शर्त हमें स्वीकारने भी नहीं है। तो बोला कि इस त्रिया मयांग में बहुत बच के चलना, क्योंकि यहाँ एक तो आपको शायद ही मेरे हिसाब से कुछ मिलेगा, और बाई चांस अगर मिल भी गया तो ये शर्त का 99% है चांस कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये लोग बोलते देखेंगे जैसा होगा जो होगा, कुछ तो उपाय निकालेंगे बीच का, वो तो हमारे ऊपर है। और शुभम जी, क्या आप यहाँ पे हम लोगों को गाइड करने आए हो या खुद के लिए आए हो? तो नहीं हमें भी यहाँ पे कुछ काम है हालांकि, तो हमारी भी यहाँ पे कुछ ऐसी है मित्रता है, तो उसी मित्र मंडली से हम मिलने जा रहे हैं। तो बोला कि वाह, तो आप अपनी मित्र मंडलियों से हमारे बारे में कुछ कहें। तो ये बोलते हैं कि अच्छा देखूँगा, फ़िलहाल पहले तो आप चलो। तो ये कह के उन लोग त्रिया मयांग में एंटर कर जाते हैं। चमत्कार की बात यहाँ क्या होती है कि उनके मित्र मंडली के पास जब ये लोग पहुँचते हैं तो उनकी एक मित्र मंडली में एक लेडीज है और उनकी एक बेटी है, जो कि बोलती है लेडीज कि इन लोगों को चाय बना करके पिलाओ बेटी। तो देखते क्या कि चूल्हा में कोई लकड़ी नहीं है। वो अपने पैर में कुछ उपटन टाइप का लगाती है उनकी बेटी, अपने पैर को उस चूल्हे में डालती है, शक्कर और चाय पत्ती, दूध, चीनी डाल के, और उसे पतीले को ऊपर चढ़ा देती है और 10 मिनट के बाद इन लोगों को चाय पिलाने के लिए दे देती हैं। उन लोग देखते हुए उबलता हुआ चाय हाथ में डाला हुआ है। अभी रमेश का तो पूरा शिट्टी बिट्टी गुल था कि ये क्या चल रहा है। इन लोगों ने सोचा कि ये कौन सी विद्या है। हालांकि एक प्रकार की विद्या थी जो कि उसने इन लोगों को लुभाने के लिए उस विद्या का चमत्कार दिखाया था। सुबह ने इन लोगों को इशारा करते हुए कहा कि झांसे में नहीं आना है और चाय को पियो और उसका लुत्फ लो। ये लोग चाय की चुस्की लेने लगे और बाकी के पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। और यहाँ तक अगर आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखना। चलो तब तक फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय माता दी, जय श्री राम।